विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऊर्जा परिदृश्य यानी एनर्जी सिनेरियो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा आर्थिक विकास तथा जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए एक अनिवार्य संसाधन है। 1947 में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता 1400 मेगावाट थी। मात्र कितनी? 1400 मेगावाट थी, जो 30 सितंबर 2022 के अंत तक बढ़कर 4,07,797 मेगावाट हो गई। कितनी? यानी 1400 मेगावाट वो समय है जब लैंप जलाया करते थे। क्या करते थे? बल्कि कईयों के पास लैंप भी नहीं होते, केरोसिन से जलता था, है ना। ये आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने एक समय ऐसा भी देखा कि गांव में लोग बोतल में एक वो डालकर, क्या बोलते हैं, कॉटन का वो डालकर उसमें मिट्टी तेल भर के तब लैंप बनाते थे। देखे हैं ऐसे? है? राफ्टिंग कैंप्स में भी मैंने देखा है कि पहले क्या जलते थे, अब तो एलईडी भी जल रही है। अब तो बिल्कुल सारी फैसिलिटी वो हो गई है कि जिसे बोलते हैं क्या, सुपर फैसिलिटी। पर एक समय ऐसा था कि जब कैंपिंग में भी क्या करते थे, लैंप जलाते थे। समझ में आया? पहले गांव में भी लैंप जलाते थे भाई। तब का टाइम था 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन विद्युत क्षमता जो थी वो 1400 मेगावाट थी। आज 4,07,797 हो गई है। लेकिन अभी भी क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बिजली के तारों में लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि लाइट होती नहीं वहां पर। लाइट क्या कर दी जाती है, ऐसा बताते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में बताते थे, कुछ शहर ऐसे थे जहां जैसे आगे से बिजली की लाइनें जा रही हैं तो उसमें कपड़े सुखा रहे हैं। कंफर्म था उन्हें कि लाइट नहीं आएगी, इसमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आधे घंटे के लिए आती थी, उसमें मोबाइल चार्ज होता था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि बिजली की स्थिति ठीक ठाक है। चलो, 4,07,797 मेगावाट हो गई है, जिसमें तापीय ऊर्जा का योगदान 2,36,086 यानी 57.9%। तापीय ऊर्जा समझते हैं, सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है इस देश में वो कोयला जलाकर, गैस जलाकर बनाई जाती है। इतना समझ में आ गया? तो 57.9% योगदान किसका? तापीय ऊर्जा का है। जल विद्युत का खाली 11.5% है। करना चाहो तो 46,850 भी याद कर लो, लेकिन ये नहीं पूछा जाता, परसेंटेज पूछा जाता है कि तापीय ऊर्जा का योगदान कितना। 57.9 लगभग 58%। लगभग कितना? जल विद्युत का कितना? 11.5%। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 28.9%। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से यानी कितना? 1,18,080 यानी 28.9%। तथा परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 6,780 यानी 1.7 मेगावाट। 1.7 मेगावाट। ऊर्जा स्रोतों के आधार पर भारत में 5 प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की जाती है। एक होगी जल ऊर्जा स्रोत यानी हाइड्रो एनर्जी, दूसरा हो गया ताप ऊर्जा स्रोत यानी थर्मल एनर्जी, तीसरा हो गया परमाणु ऊर्जा स्रोत यानी न्यूक्लियर एनर्जी, चौथा हो गया गैस तथा पेट्रोल आधारित स्रोत या परंपरागत, और पांचवा हो गया गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशन। जल ऊर्जा स्रोत आपको पता है हाइड्रो एनर्जी, ताप ऊर्जा स्रोत भी पता है थर्मल एनर्जी, परमाणु ऊर्जा स्रोत भी पता है आपको न्यूक्लियर एनर्जी। अब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल वो होता है जो परंपरा में है, जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, जिनका यूज हम कर रहे हैं, जिनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल मतलब जिनका यूज नहीं कर रहे हैं, गैर परंपरागत, जैसे भूतापीय ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी। इसका यूज कहां कर रहे हैं? अब हो रहा है, लेकिन अब कर रहे हैं। हाँ, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन की क्षमता, तापीय विद्युत के बारे में अगर पहले देख लें हम, तो तापीय विद्युत का जो हिस्सा है वो 57.9% है। उसमें जो कोयला आधारित ऊर्जा है, कोयला जलाकर जो बिजली पैदा की जाती है, उसका जो हिस्सा है ऊर्जा में वो 50% है। बीच का डेटा याद करने की जरूरत नहीं है मेगावाट में। हाँ, अगर आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं तब याद करना पड़ेगा, एनएचपीसी का पेपर दे रहे हैं तो याद करना पड़ेगा, लेकिन जनरल जो एग्जाम होते हैं उसमें परसेंटेज पूछा जाता है। कोयला आधारित का 50% है, लिग्नाइट आधारित का 1.6% है, गैस आधारित का
6.1% है, तेल आधारित का 0.1 है, 0.1%। जल विद्युत का जो है वो 11.5% है, नाभिकीय विद्युत का 1.7 है, नवीकरणीय विद्युत स्रोत जो है वो 28.9%। यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, महान अर्थशास्त्री, जिनके ऊपर पिक्चर भी बना दी लोगों ने कि एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, शरीफ आदमी थे लेकिन बुद्धिमान थे। जो आपका एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उन्हीं के समय में वित्त मंत्री, जब वो वित्त मंत्री थे उसी समय आया था 91 में। ठीक है, पर मैंने कहा नहीं, यहाँ अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ ब्रेन नहीं देखा जाता इस देश में। वो जानते थे कि बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता, जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने का जो तरीका है वो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। इसीलिए उनके समय में एग्रीमेंट 1, 2, 3 हुआ अमेरिका के साथ। क्या हुआ? एग्रीमेंट 1, 2, 3। समझ में आया? यानी जो एनएसजी समूह था वो हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं था। एग्रीमेंट 1, 2, 3 हुआ, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ऊर्जा आवश्यकता के लिए तो चाहिए, हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस चाहिए। ठीक है, तो अब आने वाले समय में हो सकता है परसेंटेज बढ़े नाभिकीय विद्युत का, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। इससे, लेकिन इसमें एक समस्या है कि अगर ये लीकेज हो गया तो फिर रेडिएशन का खतरा होता है, बड़ी दुर्घटना का खतरा होता है ना। रशिया में हुई थी एक दुर्घटना, क्या नाम था वहां का? चार्नोबिल नाभिकीय दुर्घटना, है ना। ऐसे फुकुशिमा पावर प्लांट जापान का जब सुनामी आई थी, वहां पर गड़बड़ होने वाला था, वो तो उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उन्होंने कंट्रोल कर दिया, वरना पूरा महासागर उस तरफ का जो है वो क्या हो जाता, रेडिएशन की चपेट में आ जाता। ठीक है, तो नवीकरणीय विद्युत स्रोत जो है वो 28.9% है। ठीक है भाई। अब क्षेत्रकवार अगर स्थापित क्षमता में बोलूं तो राज्य क्षेत्रक जो है 25.7% है, केंद्र क्षेत्रक जो है 24.3% है, और निजी क्षेत्रक जो है 50%। कितना? निजी क्षेत्रक 50%। ऊर्जा संसाधनों के पुनर्प्रयोग के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और दूसरा होता है नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? जैसे कोयला हो गया, एक बार जला दिया तो उसका राख धुआं खत्म, है ना। पेट्रोलियम हो गया, एक बार फॉसिल्स फ्यूल आपने जला दिया तो उसके बाद धुआं उठा, एनर्जी मिली, खत्म। गैस हो गया, परमाणु आधारित स्रोत हो गया, ये कैसे है? अनव्यकरणीय, मतलब ये समाप्त हो जाएंगे एक दिन। जो कोयला है बताया जाता है कि 45-50 साल के लिए बचा हुआ, खाली 40-45 साल के लिए। अगर इसी रफ्तार से हम क्या करते रहे, अगर हमने नवीन साधन नहीं ढूंढे तो कोयला जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं रहेगा। हो सकता कहीं दबाओ फिर खोज ले, पर जितना हमें पता है वो 40-50 साल, 100 साल ज्यादा कितना जला पाएंगे? इतने जला पाएंगे। पेट्रोलियम भी ऐसा है, एक ना एक दिन क्या होना है, समाप्त होना है। ये अमेरिका को पता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टर जो है अमेरिका है, जबकि अमेरिका के अपने स्रोत जो है बहुत ज्यादा है, फिर भी खाड़ी देशों से क्या करता है, लेता है और जमा करता है, लेता है और जमा करता है। समझ में आया? ठीक है। और खाड़ी देशों के बीच में घुसता भी अमेरिका कई बार, उसके चक्कर में हमें भुगतना पड़ता है, हम जैसे देशों को। तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, अरब इजराइल युद्ध के बाद बढ़ी है। जब इजराइल का साथ देता है कौन? अमेरिका, है ना। तो अरब देश जो होते हैं वो खफा हो जाते हैं, वो कहते हैं अब हम नहीं देंगे। वो कहता है पैसे बताओ, वो कहते हैं इतने, वो कहता है ठीक है। अब वो उसने कह दिया ठीक है, तो फिर हमारे लिए भी फिर वही रेट हो गया। नहीं आया समझ में? अब विकसित देश और विकासशील देशों के लिए दिक्कत पैदा करता है अमेरिका। जैसे माना मैं गरीब हूं, आप अमीर हो, आप एक ठेली पे गए, आपने कहा भाई सेब चाहिए हमें, ठीक है। उसने कहा ठीक है जी। आपने पूछा कितने के हैं, उसने कहा 300 रुपए किलो है। आपने 500 रुपए दिए, कहा कीप द चेंज। क्या कहा? बार्गेनिंग नहीं किया आपने, आपने कीप द चेंज। उसके दिमाग में आ गया यार 500 रुपए में बिकते हैं सेब। अब मैं गया, मैंने कहा भाई साहब कितने के हैं सेब? उसने कहा 300 रुपए किलो है, और मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ। हाँ ना, 500 रुपए बोल दिया, सॉरी। उसने बोला 500 के हैं सेब, मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ। कितना आएगा नीचे? सर चलो 450 दे दो। कहाँ 250 में, 300 में बेच रहा था, कहाँ 150 रुपए के ऊपर क्या कर दिया,
कीमतें बढ़ा दी आप लोगों ने, क्या कर दी? तो पुराने लोग बार्गेनिंग करते थे, एक एक रुपए के लिए बार्गेनिंग करते थे। उससे क्या होता था? उस बार्गेनिंग से वो क्या करते थे? जमीन लेते थे, मकान बनाते थे। और आप लोग क्या करते हो? कीप द चेंज। आप उस पर रंग कर दो, चूना लगा के दिखा दो उस मकान पे। नहीं आया समझ में? बचत थी ना उनकी, आपके हाथ में तो दे दिया गूगल पे। गूगल पे बचत की जो भावना है वो क्या हो गई? कम हो गई। जबकि बचत जो है अगर बैंकों में आप करते हैं तो देश के लिए अच्छा माना जाता है। एक रात के लिए भी अगर आप 1 रुपया रखते हो तो उसकी कीमत होती है, क्योंकि 150 करोड़ लोग जब क्या करेंगे? एक एक रुपए एक रात के लिए रखेंगे, उस 150 करोड़ रुपए का प्रयोग क्या किया जाएगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो रिस्क लेने वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको लोन दिया जाएगा उससे। वो उससे क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। चाहे एक रात के लिए भी लोन लिया जाता है, ये पता है? बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, लेन देन जब होता है एक रात के लिए भी लोन लिया जाता है, दो दिन के लिए भी लोन लिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट बढ़ते हैं। चलो भाई, अनवकरणीय मैंने बता दिया, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, परमाणु ऊर्जा आधारित स्रोत। नव्यकरणीय में क्या आ गया? जैसे फोटोवोल्टिक ऊर्जा स्रोत, अर्थात असमाप्य ऊर्जा स्रोत, यानी इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी, ये समाप्त नहीं होने। जैसे फोटोवोल्टिक, सूरज जब, ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होगा, एक दिन सूरज की भी मृत्यु होगी। मैंने बताया आपको, एक दिन वो ब्लैक होल बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ, जो बताया था मैंने, चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms। जिन तारों की सीमा चंद्रशेखर सीमा से ऊपर है वो ब्लैक होल बनेंगे, जिन तारों की चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms से नीचे है वो व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे। सूर्य को लेकर किया जाता है उसका आकलन। तो फोटोवोल्टिक सेल, सौर ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन चलती रहेगी, पवनें चलती रहेंगी, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी जिसको बोलते हैं। कैसी? गेजर्स होते हैं ना, गेजर्स, गर्म पानी के स्रोत। अब हमारे देश में नहीं है, न्यूजीलैंड में जाओगे वहां है बड़े बड़े। हमारे यहाँ तप्त कुंड है, गंगनानी का कुंड है, वैसे छोटे मोटे हैं मतलब। और मणिकरण साहब में, हिमाचल में, इधर नीचे जाओगे बीच बीच में तो ताता पानी है, लेकिन छोटे हैं, मतलब बहुत बड़े स्तर पर हम ऊर्जा नहीं उससे बना सकते। हाँ, मणिकरण साहब में बन रहा है, इस पर जियोथर्मल पर प्लांट। अमेरिका है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, उसके पास हॉट स्पॉट बना हुआ नीचे, एक्सेल्सियर गेजर है, ओल्ड फेथफुल गेजर है। न्यूजीलैंड में जाओगे तो पता नहीं कितने गेजर है वहां पर। लोगों ने तो घरों में भी खाना ही वैसे बनाते हैं, वो गैस नहीं जलाते हैं, वो आगे कुंड बने हुए हैं, उसमें आलू डाले वो उबल गए, अंडे डाले अंडे उबल गए। नहीं आया समझ में? ठीक है जी। फोटोवोल्टिक हो गया, सौर ताप ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, जैव द्रव्य ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। नया कंसेप्ट आया है ओटेक का, ओटेक हो गया। ज्वारीय मतलब टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा आते रहेंगे, जब तक महासागर है ज्वार भाटा आते रहेंगे, उससे भी हम ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओटेक, ओशनिक थर्मल, जो ओशन होता है उसके ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी ठंडा होता है, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो ओटेक में आ गया। किसमें आ गया? तो इन सब के बारे में बताना है मैंने। अच्छा जी, ऊर्जा का वर्गीकरण परंपरागत तथा गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम तथा गैस आते हैं, जो परंपरा में चल रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। गैर परंपरागत में आगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। बायोमास क्या हो गया? जितना भी वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट हो, उससे क्या बनता है? बायोमास बनता है। जैसे गोबर गैस सुना है आपने, या ह्यूमन वेस्ट जो होता है उससे भी गैस बनती है। सुना होगा आपने कि कहीं पर एक स्वीपर क्या कर रहे थे, जो पिट होते थे पहले, मतलब ह्यूमन वेस्ट के लिए, जो आज तो सीवर लाइंस बिछ गई हैं, लेकिन ह्यूमन वेस्ट जहां पर पिट बनाए जाते थे वहां पर, तो उन्होंने क्या किया कि वो उसको खोला और माचिस जला दी, तब तक बीड़ी क्या करने के लिए, आग लगी, ब्लास्ट हो गया जिसको बोलते हैं। तो ह्यूमन वेस्ट से भी जो गैस निकलती वो भी कैसी है? ज्वलनशील है। क्या है?
तो वो व्यक्ति पूरा जल गया जिसे बोलते। समझ में आया? नहीं आया समझ में? जैसे गोबर गैस है, गोबर गैस होती है, गैस जला सकते हैं आप गोबर गैस से, ऐसे ह्यूमन वेस्ट से भी जो गैस बनती है वो भी कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। इसीलिए टॉयलेट के जो पिट बनाए जाते थे उस पर एक पाइप छोड़ा जाता था ताकि गैस रिलीज होती रहे। तो किसी महान व्यक्ति ने वो पाइप बनाया नहीं, वो गैस बनती रही तो कभी भरा होगा वो पिट जो भी हुआ होगा, तो उसको खोला तो बीड़ी जलाने के लिए क्या कर दिया? माचिस जला दी, तो गैस लीक हो रही थी, उसने क्या कर दिया? आग पकड़ दी तो पूरे उस पर क्या हो गया? पिट पर ब्लास्ट हो गया। समझ में आ गया? ऊर्जा का एक अन्य वर्गीकरण प्रदूषण के आधार पर किया जाता है। जैसे प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत, और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत जो है उसके अंतर्गत अनवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं। दूसरे होते हैं अप्रदूषणकारी स्रोत, जिसके अंदर सभी नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं। भाई कोयला जलाओगे, गैस जलाओगे, सीएनजी कुछ भी जलाओ आप, इससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा यूज कर रहे हो, पवन ऊर्जा यूज कर रहे हो, उससे कोई क्या नहीं होता है? पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है? सोलर कुकर्स आते थे पहले, अभी भी आते होंगे, उसको आप छत में रखिए, उसमें चावल रखिए, चीनी डालिए, जो भी डालना, बूरा डालिए, दूध डालिए, टाइम लगता है बहुत खीर बनने में, लेकिन वो जो खीर होगी उसका टेस्ट अलग होगा। जो आप गैस में बनाओगे उसका टेस्ट अलग होगा, स्टोव में बनाओगे उसका टेस्ट अलग होगा, चूल्हे में बनाओगे उसका टेस्ट अलग होगा, और जो ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं इसमें अगर आप बनाओगे तो उसका टेस्ट अलग होगा। नहीं आया समझ में? आएगा धीरे धीरे। विद्युत उत्पादन, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन जो था वो 1381.855 बिलियन यूनिट था। वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1491.859 बिलियन यूनिट हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता भैया, ये डेटा इतना। इस अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में 7.96% की वृद्धि पाई गई है। परंतु प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की बात की जाए तो भारत वैश्विक औसत से काफी पीछे है। आईईए के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2019 में 3265 किलोवाट आवर थी। वहीं भारत में विद्युत मंत्रालय को नवंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2019-20 में 1208 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष थी, जो कि वैश्विक स्तर पर काफी कम है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 3265 किलोवाट घंटा है। कितनी? और भारत में 1208 किलोवाट घंटा है। तो कहां रह गया 3265, कहां रह गया 1208? तो ये ध्यान रखना कि जहां पर विद्युत खपत ज्यादा होती है विकसित देशों की निशानी होती है। अविकसित देशों की निशानी में विद्युत खपत प्रति व्यक्ति क्या होती है? कम होती है। समझ में आ रहा है? एक चीज समझ लो, अगर आप घर में आपका बिल अच्छा आ रहा है तो बिल अच्छा कब आएगा? जब आपके पास होगा, समृद्ध होंगे, समृद्धि होगी तभी तो आएगा। और जब आप किचन में भी 0 वाट का बल्ब और टॉयलेट में भी 0 वाट का बल्ब लगा रहे होंगे तो समझ लेना कि या तो आप कंजूस हो या आप अभी क्या समृद्धि नहीं आई आपके पास। जब आप लड़ियां लगा रहे होंगे दिवाली में, पूरे गेट से लेकर पूरे घर के अंदर से बाहर से लेकर पूरे क्या बोलते हैं मोहल्ले तक लगा दिया आपने, तो समझ लेना समृद्धि है। एक उत्तराखंड के एक नेता के पुत्र के विवाह में पूरे हरिद्वार पे लाइटें लगा दी गई, इसका मतलब समृद्धि है। और एक आदमी बारात विदा होते ही जिसे बोलते हैं वो कह रहा लाइट उतारोगी जल्दी से, तो समझ लीजिए क्या समृद्ध नहीं हो। तो ऐसे विकसित देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो बिजली बचा कर जो चलते हैं, वैसे बिजली बचानी चाहिए, अच्छी बात है, पर अगर दो चीजें हैं ना, विकसित देशों में बिजली है और उसकी खपत कर रहे हैं। अमेरिका में ब्लैकआउट नहीं होता है कभी भी। एक बार एक क्षेत्र विशेष में क्या हो गया, एक पूरा जोन जो था वो ब्लैकआउट हो गया, मतलब लाइट चली गई वहां पर, कुछ कई लोग मर गए वहां। करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर के जुर्माने ठोके गए विद्युत विभाग, जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। कारण क्या है? क्योंकि वो अभ्यस्त नहीं है किस चीज के? अंधेरे के नहीं भाई। स्काई स्क्रैपर्स है ना, अंधेरे में कौन मरता है? स्काई स्क्रैपर्स है, गगनचुंबी मारते हैं,
आप 40वें माले में रह रहे हो, लिफ्ट से जा रहे थे, लाइट चलेगी, लिफ्ट फंस गई, बीच में मर गए आप दम घुट के। या आप अंदर 40वें माले में थे, 12 घंटे हो गए, आपको वो हो गया, एंग्जाइटी हो गई, अटैक पड़ गया, पैनिक अटैक पड़ गया, मर गए आप। नहीं आया समझ में? यार हम तो 40वीं मंजिल पे है, बिजली आ नहीं रही, अब क्या? मतलब ये नहीं सोचा उन लोगों ने कि कभी ना कभी आएगी, ये आज नहीं आएगी, कल आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी। पैनिक हो गए क्योंकि वो अभ्यस्त नहीं थे उस चीज की। नहीं आया समझ में? फैसिलिटीज के बिना रहने की आदत नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर आगे चलकर सरवाइव करना है तो थोड़ा कठोर जीवन जीना भी शुरू करो। क्या करो? अत्यधिक विलासी जीवन भी क्या करता है? मृत्यु की ओर लेके जाता है। देखे होंगे आपने, बहुत धनाढ्य लोग जो हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, जिनकी स्त्रियां सूर्य पश्चा हैं, जो सूर्य नहीं देखती हैं, है ना, बाद में स्थिति खराब हो जाती है। कोई झुककर चल रहा है, कोई चल ही नहीं पा रहा, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अजीब सा हो जाता है। उन्हें बोलो, फिर डॉक्टर्स उन्हें क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि रेत पे चलो। किस पे चलो? थोड़ा पैर जूते उतार के चलो, घास पे चलो, ये करो वो करो। बोलता है ऐसा। कुछ लोग दिखेंगे आपको नदी के किनारे किनारे रेत पे चलते हुए, और ऐसे चल रहे होंगे और कई बार गिर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है। बचपन से ब्रांडेड पहना उन्होंने, जूता उतारा ही नहीं, सुबह पहन लिया, शाम को उतारा, नंगे पैर चले ही नहीं कभी। कभी ऊपर जाना पहाड़ों में, कांटों के बीच में से जा रहे होंगे, कांटे टूट रहे होंगे, चप्पल है ही नहीं कईयों के पास। कभी यहां जाओ आप इथियोपिया में, केनिया में, रेस लगती है कि उस पहाड़ पे जाना है, 42 किलोमीटर दूर है, 42.195 किलोमीटर दूर। जब आप 42.195 किलोमीटर की डिस्टेंस आप फर्स्ट आओगे तो आपको जूते मिलेंगे। जूतों के लिए भागते हैं वो नंगे पैर। इसीलिए मैराथन में जो विजेता होते हैं वो केनिया और इथियोपिया के लोग होते हैं ज्यादा। आके केनिया तो फिर भी थोड़ा समृद्ध है, इथियोपिया थोड़ा गरीब देश है। इथियोपिया के आते हैं, एक तो उनकी पावर अच्छी है, दूसरा उनका पैटर्न वैसा ही है। पर आपसे बोल लो जरा सीढ़ी के नीचे हो आना, जरा वो ले आना, तो आफत आ जाती है। तो बहुत ज्यादा जो क्या है फैसिलिटी है वो भी आपको कमजोर करती है। चलिए भाई आगे। 30 सितंबर 2022 तक देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 6.1% गैस पर आधारित था। कितना? हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है हमारे यहाँ पे? 1208 किलोवाट घंटा, 1208 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष बोलना जरूरी है। 30 सितंबर 2022 को मैंने कहा देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 6.1% गैस पर आधारित है। वर्तमान में 24 राज्यों ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन किया है और 20 राज्यों ने टैरिफों को युक्त संगत बनाने की दिशा में टैरिफ आदेश जारी किए हैं। 4 वर्ष की अवधि में सभी ग्रामीण द्वारों तक विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 4 अप्रैल 2005 को आरंभ की गई थी। भाई एनडीए सरकार हारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उनको पहले ही बोल दिया कि भाई डिसॉल्व करो। उन्होंने कहा भी कि भाई अभी समय नहीं है डिसॉल्व करने का, लेकिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, उन्होंने कहा डिसॉल्व करो। प्रेशर बन गया, जिसे बोलते डिसॉल्व करनी पड़ी। मध्यावधि चुनाव हुए, यूपीए आ गई, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 4 अप्रैल 2005 को आरंभ की। उन्होंने कहा सभी ग्रामीण द्वारों तक विद्युत पहुंचाएंगे हम। क्या पहुंचाएंगे? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी, इस कार्यक्रम के लिए केंद्रक एजेंसी, जो केंद्रक एजेंसी थी वो क्या थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। घर घर पूछा गया, भाई लाइट है कि नहीं है? नहीं है, लगाओ भाई मीटर, बिना पैसे के। बिल तो बात की बात है, मतलब कनेक्शन दिए गए, है ना। केंद्र सरकार ने 10वीं योजना के दौरान त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम एपीडीआरपी प्रारंभ किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों और संस्थानों को पारेषण, वितरण और वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करना था। अब सरकार भी क्या करे, समस्या ये भी तो है कि भैया अगर बिजली की लाइन जा रही है तो उसमें तो सरकार विद्युत पैदा कर रही है, विभाग विद्युत पैदा कर रहा है, लेकिन आपने जम्फर लगा रखे उसमें। क्या लगा रखे?
तो कम होती है इस देश में विद्युत चोरी। कईयों के तो मीटर ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, क्या लगाने, जम्फर लगाने हैं, 2 तार लगाए ऐसे, इसीलिए एबीसी लानी पड़ी। आजकल देख रहे होंगे आप, जो विद्युत तारें हैं वो कौन सी हैं, फुल फॉर्म बताइए एबीसी की। अरे आजकल देख रहे हो एक ही तार जा, हाँ जी, एरियल बंडल्ड केबल, एबीसी बोलते हैं इसको, ताकि आप जम्फर ना लगा। अब लगा के दिखाओ जम्फर। अब सबसे क्या किया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है कि भैया बिजली चाहिए तो आपको उसका बिल देना पड़ेगा। फिर वो ठीक है कि बीपीएल का अलग होगा, एपीएल का अलग होगा, जो भी है मेरे ख्याल से होता है शायद कुछ ऐसा, है ना। आदिवासी इलाकों का अलग होगा, जो आदिवासी क्षेत्र होंगे वहां पर भी बिजली दी जाती है। तो भाई एपीडीआरपी का काम क्या था, इसका उद्देश्य था राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों और संस्थानों को पारेषण, वितरण, वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करना। ट्रांसफार्मर्स चेंज किए गए, नए प्रकार के ट्रांसफार्मर्स लगाए गए। पुराने ट्रांसफार्मर देखे होंगे आपने, दिवाली आई और एकदम से अनार फूटा। अपने दिवाली का अनार घर में तो फूटा नहीं, पर ट्रांसफार्मर फूट गया। फिर इतनी लड़ियां लगाई वो लीची वाली, वो जली नहीं रही। अरे भैया क्या हो गया कि बर्डन पड़ गया इस पर। सुना, देखा है ऐसा जमाना, हमने देखा है। आज देखो इतनी लड़ियां लगा रहे लोग, उसके बाद भी कहीं ट्रांसफार्मर फूकते हुए देख रहे हो आप? नहीं देख रहे हो। इसका मतलब चेंजेस किए गए। क्या किए गए? भारत में अनुमानित 15,000 मेगावाट से अधिक की अनुप्रयोजित हाइड्रो पावर की संभावना है। कितनी? सॉरी, 1,50,000 भाई, 1,50,000 मेगावाट से अधिक की अनुप्रयोजित हाइड्रो पावर की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की रूपरेखा में स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत 28 मई 2008 को देश में बचत लैंप योजना शुरू की गई। बचत लैंप योजना कब शुरू की गई? 2008, 28 मई। शीर्ष 5 ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा खपत वाले देश कौन से हैं, कंजम्पशन वाले? चाइना नंबर 1 पे है भाई, अमीर है तो करेगा। 26.5% जो बिजली खर्च कर रहा है वो इस समय कौन कर रहा है? चाइना। और भारत कितना कर रहा है? 6%। भैया भारत और चाइना की जनसंख्या लगभग बराबर के आसपास है अब, बल्कि पार ना कर गए हो हम। तो 26.5% यूज कर रहा है कौन? चाइना। और भारत कितना कर रहा है? 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 4 गुने से ज्यादा यूज कर रहा है कौन? चाइना। दूसरे नंबर पे यूएसए कर रहा है 15.6%। तीसरे नंबर पे भारत है 6%। चौथे नंबर पर रूसी संघ है 5.3%। रूस भी हमसे पीछे हो गया। पंचम देश जापान है 3%। जापान छोटा देश है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन उस हिसाब से बहुत ज्यादा यूज करता हो। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, कायदे से हमें भी 26.5% यूज करनी चाहिए, और होनी भी तो चाहिए उतनी विद्युत है। यहाँ तो कई तरह के लफड़े हैं ना भाई। जैसे डैम बनाते हैं, जिसने भी गंगा को छेड़ा डूब गया उसका बेड़ा, स्लोगन शुरू कर देते हैं, है ना। यहां पर जीवन भर एक प्रोफेसर क्या करते हैं? विद्युत का पूर्ण उपयोग करते हैं, एसी में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद यहाँ भूगड़ताल पे बैठते हैं, लोहारी नागपाला को बंद कर देते हैं, जिस पर 60% 70% तक काम हो गया कानपुर से आके। ठीक है, यहां पर क्या होता है, कुंभ जब लगता है, आयोजन लगता है, तो कई उसमें जो पर्यावरणविद हैं वो आके टेंट लगाते हैं। एसी टेंट होते हैं उनके, बिजली होती है उसमें, वहां पर बैठकर विरोध कर रहे होते हैं कि बंद करो ये परियोजनाएं, बंद करो। तो भैया सबसे पहले अपना एसी कटाओ, लाइट कटाओ, लैंप जलाओ, क्या करो। और उसके बाद क्योंकि ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदाबहानी नदियों पर डैम बनाए जाएंगे। हाँ, मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि टीरी जैसा बड़ा डैम बनाया जाए, छोटे छोटे डैम बनाए जाएं, संस्कृति को डुबाया ना जाए। इसको, क्योंकि टीरी एक संस्कृति थी, उसको डुबा दिया गया। ठीक है, छोटे छोटे डैम बनाओ, कई सारे डैम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डैम बनाओ, विद्युत उत्पादित करो। ठीक है, सोलर एनर्जी उत्पादित करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोगलापन ठीक नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में रहना बंद करें, तब उसका विरोध करें आप परियोजनाओं का। तो लोहारी नागपाला का बड़ा दुख है मुझे भी। चलो जी, विद्युत संस्थापित क्षमता वाले राज्य, प्रथम पे महाराष्ट्र है भाई,
सबसे ज्यादा विद्युत जो संस्थापित क्षमता है वो किसकी है? महाराष्ट्र की है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे राजस्थान है, पांचवें नंबर पे कर्नाटक है। बड़ी स्टेट्स में महाराष्ट्र, गुजरात। अरे भाई औद्योगिक, आप क्यों समूह सरकारी नौकरी की तरफ क्यों झांक रहे हैं? क्यों आप साइंस के पीछे पड़े? साइंस ही लेनी है, बिना एमएससी के तो फिर जीवन क्या है? अधूरा है। ये राज्य ऐसे हैं, गुजरात में साइंस कौन लेता है? कॉमर्स लेते हैं वहां पे लोग, उनको पता है कॉमर्स से ही मिल रहा है। यहाँ कॉमर्स का क्या है? कोई रोल ही नहीं है। क्या कर रहे हैं जी? बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। अरे भैया क्या करोगे उसके बाद? तब दूसरे राज्यों में जाकर सेवाएं देंगे। इस राज्य में कॉमर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा बनिए की दुकान में आप उसका क्या कर सकते हो? कॉमर्स लेकर, हाँ जी, अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, बस ये कर सकते हो, है ना। मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैदानी क्षेत्र में तो हो सकता हो कॉमर्स का रोल। हरिद्वार में आपका क्या नाम है, ये क्या है हरिद्वार? हरिद्वार में क्या है? अरे औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल। और ये आपका देहरादून में क्या है? सेलाकुई हो गया। उधम सिंह नगर में क्या है? यहां हो सकता है कॉमर्स का रोल हो, बट पहाड़ी क्षेत्रों में आप जोशीमठ चले जाओ, गोपेश्वर चले जाओ, क्या है? कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए लेक्चरर में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स की 2-3 से ज्यादा वैकेंसी आती होगी। किसी सरकारी स्कूल में कॉमर्स है? बहुत कम सरकारी स्कूलों में कॉमर्स देखने को मिलेगा। तो चलो जी, प्रथम पे महाराष्ट्र है, इंडस्ट्रियल स्टेट। ये बड़े वैसे राज्य है भाई। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु, अभी जाओ तमिलनाडु, वहां जाके पता चलेगा विकास क्या होता है, सड़कें क्या होती हैं। चौथा राजस्थान, पांचवा कर्नाटक। और शीर्ष 5 विद्युत उत्पादन वाले जो राष्ट्र हैं वो कौन है? चाइना। 3 गॉर्जेस डैम जैसे डैम बना दिए भाई उसने। हालांकि गलती उसने भी की। 3 गॉर्जेस डैम की वजह से बाढ़ आ रही वहां पर। पूरा भूगोल और पूरा पर्यावरण ही चेंज हो गया वहां का। अर्थ की स्पीड, अब बताते तो हैं ऐसा, स्लो हो गई है। इतना पानी भर दिया उसने, किसमें? 3 गॉर्जेस डैम में। पता है किस नदी पर है? क्या नाम है? बता दो। वांगो है, यांगटी है, सिक्यांग है, कौन सी रिवर पर है? बचपन से यांगटी सिक्यांग एक साथ पड़ी होगी ना। यांगजी पर है। किस पर है? यांगजी पर। 3 गॉर्जेस डैम। चाइना 30% उत्पादन कर रहा है पूरे विश्व का। यूएसए 15.5% कर रहा है। यूएसए जाओ, हुवर डैम देखो आप। हुवर डैम देखा है? हुवर, अरे यार कई पिक्चरों में आता है, हीरो होता है उसमें, छलांग लगाता है हुवर डैम से नीचे। हाँ ऐसा, ये आर्क शेप में जो है। आर्क शेप में क्यों बनाया गया? फिजिक्स लगती है यहां पर। क्या लगती है? किस नदी पर है? कोलोराडो रिवर पर है। हुवर डैम किस पर है? कोलोराडो नदी पर है। सीधा डैम बनाते तो क्या होता? हीराकुंड जैसा डैम बनाते तो क्या होता? टूट जाता हो। कैसा बनाया उन्होंने? आर्क शेप में। क्योंकि आर्क शेप के जो प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो होगा वो कोनों पे चला जाएगा, बीच में नहीं पड़ेगा, इसलिए बनाया। ऐसे कोई डिजाइन नहीं है वो, मतलब सुंदर दिखाने के लिए नहीं बनाया। अरे भाई आपने फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ी है? फ्लूइड डायनेमिक्स में आपने क्या बनाया? एक क्यूब बनाया, एक एरो आगे, एक नीचे, एक नीचे और एक बीच में से। तो उसका जो प्रेशर होता है पानी का, वो उन पहाड़ों पर पड़ता है, किनारे वाले जो कोने हैं, जो किन पर, वहां चला जाता है। अगर बीच में पड़ेगा तो इतना पानी है पीछे कि वो तोड़ देगा उसको। जिस जमाने में वो बना, तीसा की मंदी के बाद बना ना वो, सरकार ने खर्चा किया, सरकारी जो धन था उसको खर्च किया उन्होंने, हुवर्ड जैसे डैम बनाए गए। भारत तीसरे नंबर पे 6% उत्पादित करता है भाई, खाली कितना? 6%। रूसी संघ जो है 4.1% करता है। जापान जो है 3.6% करता है। कितना? 3.6। इतना समझ में आ गया? चलो जी, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 4 जुलाई 2012 को ऊर्जा कुशलता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, NMEEE के अंतर्गत शुरू की गई योजना का नाम क्या है? कार्य निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना। अब अभी सुनने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है,
4 जुलाई 2012 को ऊर्जा कुशलता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी NMEEE के अंतर्गत शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो कार्य निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना, परफॉर्मेंस अचीवमेंट एंड ट्रेड, पैट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैट। ये किसी जमाने में क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, पैट की फुल फॉर्म क्या? परफॉर्मेंस अचीवमेंट एंड ट्रेड। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कोयले से जलने से निकलने वाले ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है? फ्लाई ऐश। क्या कहा जाता है? फ्लाई ऐश। आजकल एक बड़ा घोटाला हो रहा है भाई मेरे ख्याल से, पुराने सीमेंट में और नए सीमेंट में बड़ा अंतर है। सीमेंट समझते हो, मकान बनाने वाले, पुराने सीमेंट जल्दी से खराब, मतलब टूटती नहीं थी इमारतें, मतलब जल्दी से मिट्टी नहीं बनता था वो। अभी क्या है कि फ्लाई ऐश मिलाई जाती है उसमें, जो मजबूती है ना सीमेंट की वो कम हुई है। ये जितने भी बिल्डर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई अब वो सीमेंट में वो बात ही नहीं है जो 20 साल पहले थी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्योंकि मांग ज्यादा हो गई, उत्पादन उस हिसाब से हो नहीं रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, फिर साथ में प्रॉफिट भी निकालना है, तो क्या मिलाया जा रहा है उसमें? फ्लाई ऐश मिलाई जा रही है इसमें, जो कि सीमेंट की तरह ही होती है। चलो अगला। हाँ जी बोलो। हाइड्रोकार्बन के जलने से कौन सी विषाक्त और प्रदूषणकारी गैसें निकलती हैं? CO2 निकलती है, CO निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड, और SO2 निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोकार्बन के जलने से कौन सी विषाक्त और प्रदूषणकारी गैसें निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसमें अगर मैं बोलूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी खतरनाक है। कारण, अगर आपने कभी जाड़ों के टाइम पर अंगीठी जलाई, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, तो सुबह तक मरे हुए पाए जाओगे। उसका कारण क्या होगा? CO। मजा आता है बहुत, जब ठंड लगती है तो खिड़की दरवाजे बंद करके अंगीठी जलाओ तो मजा बहुत आता है, पर उस मजे में कब बेहोशी आएगी, कब मौत हो जाएगी पता नहीं चलेगा। कई लोग मरते हैं, परिवार के परिवार मर जाते हैं। तो कृपया अगर कोई ऐसा कर रहा तो उन्हें बताएं कि पहले तो अंदर कोयला न जलाएं, बाहर कहीं पर सेके खुले में, ठीक है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होगा, आपके हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगा। ऑक्सीजन के जो 4 अणु ले जा रहा है हीमोग्लोबिन विभिन्न ऊतकों तक, पहले वो 3 होंगे, 3 के बाद 2 होंगे, 2 पे बेहोशी होगी, वोमिटिंग होगी, फिर उसका जब 1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, 0 पे मौत हो जाएगी। साइलेंट मौत बोलते हैं ऐसी मौत को, मतलब चाह के भी आदमी हाथ पैर नहीं हिला पाता। समझ में आ गया? ऐसे ही हीटर्स भी ना जलाएं घर के अंदर। क्या ना जलाएं? हीटर भी ना जलाएं, ऑक्सीजन बर्न करता है वो। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति कहां शुरू की गई थी? दार्जिलिंग में। कहां पड़ता है दार्जिलिंग? वेस्ट बंगाल में, ठीक है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बगल में कालिम्पोंग हिल स्टेशन, कालिम्पोंग। 1897 में बिजली की आपूर्ति की गई थी दार्जिलिंग में। उत्तराखंड वाले तो बोलते हैं कि कौन सी ग्लोगी, मसूरी के पास। अरे मसूरी के पास भाई, ग्लोगी कोई गांव है, वहां पर विद्युत पैदा की गई थी। उत्तराखंड में ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 1982 को। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर 1982। देश को कितने ऊर्जा ग्रिडों में विभक्त किया गया है? 5। उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी। यानी पूरब भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, लेकिन एक और है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPCL की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। NTPC महारत्न कंपनी में आता है। किसमें आता है? NHPC नहीं आता है। NTPC मैंने कहा महारत्न कंपनी में आता है, NHPC नहीं आता है, ठीक है? हाइड्रो वाला नहीं आता, थर्मल वाला आता है। 1975 में बन गया था NTPCL। देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत उपभोग कितना है? 1208 का है, 1208 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष। वैश्विक औसत विद्युत उपभोग वर्तमान में कितना है? 3265 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष। बिजली का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उद्योग में। वो जो मैं बता रहा हूं ना कि किसी राज्य में क्या करते हैं कि
कपड़े सुखाते हैं बिजली के तारों में, क्योंकि सारी बिजली गर्मियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कम होता है। सॉरी, गर्मियों में कह रहा हूं मैं, जाड़ों में। जैसे अब जाड़े आ गए, नदी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, यानी डैम से आप जब पानी छोड़ते हो तो क्यूसेक में कम होता है। अब ये पता है, गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं, बरसात में बारिश होती है, तो भयंकर नदी का जो लेवल रहता है वो कैसा रहता है, जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना बढ़िया रहता है डैम के लिए, पहले जमा करते हैं उसको। अब छोड़ते छोड़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि उन्हें, क्योंकि सतत चाहिए बिजली, तो वो क्या करते हैं कि बिजली का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होता है तो फिर क्या करनी पड़ती है, कटौती करनी पड़ती है। अब कटौती किसके लिए करेंगे, आपके सीरियल देखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मोबाइल चार्ज करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उत्पादन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बिजली कहां दी जाती है, उद्योगों को। जब बिजली उद्योगों को दी जाएगी तो आपकी बिजली काटी जाएगी। जैसे ही गर्मी होगी, पता है सरकार को कि अब आप एसी चलाने वाले हो, कूलर चलाने वाले हो, पंखे चलाने वाले हो, बिजली बंद, कट हो गई दिन भर। नहीं आया समझ में? कट हो गई तो अब आप क्या करोगे, उसमें गालियां दोगे। ये तो करते हैं हम लोग, ये सरकार ऐसी, ये सरकार निकम्मी, ऐसे तो बोलते हैं, है ना। ये नहीं देख रहे हैं कि भाई कम है उत्पादन, क्या करें, देना पड़ेगा उद्योगों को, एग्रीकल्चर सेक्टर को देना पड़ता थोड़ा बहुत। क्या करने के लिए, अन्न उपजाना जरूरी है या आपका सीरियल देखना जरूरी है, नाग नागिन वाला? क्या देखना जरूरी है? अन्न उपजाना, अन्न उपजाना जरूरी है ना। वरना कल को आप क्या करोगे, सीरियल से पेट नहीं भरेगा, पेट तो किसान ही भरेगा आपको। और किसान को पानी चाहिए, और पानी के लिए क्या, ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल के लिए बिजली चाहिए। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, वैश्विक औसत विद्युत उपभोग वर्तमान में कितना है? तो 3265 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष है। कितना? 3265 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष। बिजली का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उद्योग बता दिया मैंने। भारत विश्व का किस नंबर का विद्युत उत्पादक है? तीसरा। कितना करता है? 6% खाली। चीन कितना कर रहा? 30। 5 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर रहा चीन हमसे। कितना? 5 गुना ज्यादा। और जिसके पास ऊर्जा है वही क्या है, समृद्ध देश है। जिसके पास क्या है, हाँ भाई सुनो बालिकाओं, जब देश का विभाजन हुआ ना, इस आधार पर किया गया, अंग्रेजों ने हमें इस तरह से विभाजित किया कि ये देश आजाद तो हो जाए लेकिन ऊर्जा से दूर रहे। ऊर्जा कहां थी उस जमाने में? ईरान में थी, इराक में थी, कुवैत में थी। कहां थी? अरब में थी। कहां थी? अगर पाकिस्तान न बनता, अफगानिस्तान फिर भी ठीक ठीक था, हमारे साथ अच्छे संबंध थे, हम वहां से पाइपलाइन लेके आते। क्या लाते? या वहां से अगर हमारा आता कुछ तो हमें सस्ती पड़ती ऊर्जा और हम जल्दी विकसित होते। लेकिन क्या किया गया, ऊर्जा से हमें दूर रखा गया। और अमेरिका को देखा होगा आपने, कभी आप ज्योग्राफी में अगर मॉडल्स पढ़ेंगे तो मैकाइंडर का मॉडल आता है और एक स्पाइकमैन का मॉडल आता है। इन मॉडल्स को अगर आप पढ़ेंगे, आप ये पाएंगे कि अमेरिका उन्हीं जगहों पर हस्तक्षेप करता है जो ऊर्जा के क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। और वो अन्य विश्व को ऊर्जा से दूर रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। ये है समझ में? जैसे मैं और आप है, पड़ोसी हैं और जलन है। मैं समृद्ध हूं, आप समृद्ध नहीं हो, और मेरे आगे से बिजली का तार जा रहा है। मैंने मना कर दिया, नहीं जी मेरे घर से तो नहीं, मेरे घर के ऊपर से जाएगा ही नहीं बिजली का तार। मुझे जलन इस चीज की है कि कहीं पता चला उनके यहां भी अगर लाइट पहुंच गई तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, ऐसा देखा है आपने, समृद्ध हो जाएंगे। अपने यहां तार जाने नहीं दूंगा मैं। आया समझ में? बस वैसे ही समझ लो कि हमें ऊर्जा से क्या रखा गया, दूर रखा गया। वैसे तो एक अंता है योजना, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नहीं अंता नहीं, सॉरी क्या है, तापी, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। पर क्या भरोसा उनका, पाकिस्तान वालों का, पता लगा हमने पाइपलाइन बिछाई, उन्होंने छेद कर दिया उसमें। नहीं आया समझ में? अब पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही, मुझे नहीं मालूम, तो देखना पड़ेगा उसके बारे में। तापी प्रोजेक्ट क्या, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान,
पर ऐसी पाइपलाइन अगर पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान ना बनता, अफगानिस्तान होते हुए जाता, ईरान, इराक, कुवैत का तेल हम इतने बड़े बड़े कंटेनरों में लाके, आधे से अधिक तो जो आयात की मद है वो हमारी क्या है, क्रूड ऑयल है। क्या है? क्रूड ऑयल। नहीं आया समझ में? तो अगर ये पहले ही आ चुका होता तो देश और विकसित होता। चलो जी, भारत विश्व के कौन से नंबर का उत्पादक देश है? तीसरा। एनटीपीसी का नाम परिवर्तित नाम क्या है? एनटीपीसी लिमिटेड। झज्जर पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। झज्जर कहां पर है? हरियाणा में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विद्युत सृजन क्षमता का लक्ष्य रखा गया था? 1 लाख मेगावाट। उद्योगों की जननी किस ऊर्जा के स्रोत को कहा जाता है? कोयला। उद्योगों की जननी कौन है? कोयला। श्वेत कोयला की उपमा किसे प्रदान की गई है? जल विद्युत को। ये बड़ा कठिन क्वेश्चन था किसी जमाने में, आज तो किताबों में आ गया। पहली बार जब पूछा गया हमने भी देखा श्वेत कोयले की संख्या, तो जल विद्युत की तरफ हम गए ही नहीं। हमने कहा कोयला कोयला जैसा होगा, है ना। तो श्वेत कोयले की उपमा किसे प्रदान की जाती है? जल विद्युत को। क्योंकि कोयले के बर्डन को कम किया किसने? जल विद्युत ने। किसने? जल विद्युत ने। जल विद्युत शक्ति स्थापन क्षमता की दृष्टि से देश में प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। भागड़ा नांगल बांध। हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को दी गई है? जल विद्युत को। किसको? भारत में कितने मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्र को लघु जल विद्युत संयंत्र कहते हैं? 25 मेगावाट। 25 मेगावाट जो होते हैं वो लघु जल विद्युत संयंत्र कहलाते हैं, अगर 25 मेगावाट तक का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली घर कौन सा है? ललितपुर बिजली घर। झांसी के बगल में पड़ता है ललितपुर। ललितपुर बिजली घर 198 मेगावाट। 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य का फुल फॉर्म पूछता है, पूछा कई बार, सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, का शुभारंभ किया। कब किया? 2017 में 25 सितंबर को। मेरा बर्थडे पड़ता भाई इस दिन, 25 सितंबर 2017 याद रखना, ठीक है। मतलब ये योजना याद रखना, बर्थडे नहीं। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना था। ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सभी घरों का विद्युतीकरण करना। 20 नवंबर 2015 को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम, बिजली वितरण कंपनी कौन? डिस्कॉम के वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए उदय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में शामिल होने वाले देशों में पहला राज्य झारखंड है। उदय योजना की फुल फॉर्म होती है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये भी क्वेश्चन बन चुका है पहले। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, एनटीपीसी एनएचपीसी के जो पेपर दे रहे हैं ना, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से? कि उज्ज्वला, ये उदय योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। सौभाग्य का फुल फॉर्म क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना। पहला राज्य कौन सा है उदय योजना वाला? झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2015 को पटना में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का समायोजित किया गया, उसका समायोजन कर दिया। किसमें? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इतना क्लियर हो गया। अब मैं बाकी पूरा आपको जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, कैसे पढ़ा जाता है ये बताऊंगा, ठीक है भाई। इतना